नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण अलमाली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, इतिहास के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा पिछला वीडियो इल्तुतमिश के प्रारंभिक परिचय, उसके कार्य एवं उपलब्धियों के संबंध में था कि किस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, कूटनीति से मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया, बंगाल व बिहार में व्यवस्था स्थापित की और कैसे उसने अपने विरोधी तुर्की अमीरों का दमन किया। आज का हमारा वीडियो इल्तुतमिश के संबंध में ही है, दूसरा वीडियो है, जिसमें हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों के बारे में हम बातचीत करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आगे चल कर के दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक आधारशिला बने। हम देखते हैं इल्तुतमिश ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले उसने अपने शासन को वंशानुगत बनाए रखने के लिए, अपने वंश का शासन स्थायी बनाए रखने के लिए और तुर्की अमीरों के विरोध को शांत करने के लिए चालीसा नामक एक दल का गठन किया। चालीसा 40 गुलाम सरदारों का एक दल था, जो कि इल्तुतमिश के प्रति वफादार थे। इसे बरनी ने तुर्कान चीहलगानी का भी नाम दिया है। कई बार इस एग्जाम में पूछा जाता है कि तुर्कान चीहलगानी या चालीसा क्या था, इसका गठन किसने किया। तो एक 40 गुलाम सरदारों का दल था, जिसका गठन इल्तुतमिश ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया था। इन अपने वफादार 40 गुलाम सरदारों को इल्तुतमिश ने कुतुबी व मुइज़्ज़ी अमीरों पर श्रेष्ठता प्रदान की, ताकि गुलाम सरदारों की शक्ति तो बढ़े और कुतुबी व मुइज़्ज़ी सरदारों की शक्ति में कमी आए। ये इसका पहला प्रशासनिक कार्य था। दूसरा, उसने ताजिकों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की। भारत में तुर्की अमीर अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और इसके आगे वो किसी को भी श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं थे। इल्तुतमिश ने ताजिक, जो कि गैर तुर्क थे और विदेशी योग्य लोग थे जो आजीविका की खोज में भारत आए थे, उसे उन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देकर के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत की। अब प्रशासन केवल तुर्की अधिकारियों के भरोसे नहीं था, परंतु ताजिकों का भी उसमें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। ताजिक एक प्रकार से तुर्कों के विरोधी व्यक्ति थे, जो सुल्तान के प्रति वफादार रहे। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक सुधार था, वो इक्ता प्रथा का प्रचलन था। इक्ता भूमि का एक टुकड़ा था, एक निश्चित भूभाग था, जो कि भू राजस्व वसूली के लिए किसी सैनिक अथवा अमीर को दिया जा सकता था। बाद में बड़े इक्ता जो थे, उन्हें प्रांत कहा जाने लगा, यानी प्रांतों का ही पर्यायवाची इक्ता हो गया, या इक्ता प्रांतों का पर्यायवाची बन गया। इन इक्ताओं में उसने अपने विश्वास पात्र अमीरों को नियुक्त किया, जिन्हें मुक्ता कहा जाता था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो थी, इल्तुतमिश ने इन इक्तेदारों का स्थानांतरण करना शुरू किया, ताकि वह एक ही जगह रहकर शक्तिशाली नहीं हो जाए और केंद्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह न कर पाए। स्थानांतरण के द्वारा इन इक्तेदारों को यह एहसास कराया जाता था कि वो चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, वो सुल्तान के अधीनस्थ है। सुल्तान जब चाहे उनके प्रांतों में, उनकी सूबेदारी में परिवर्तन कर सकता है। स्थानांतरण पद्धति से एक प्रकार से इनकी विद्रोही प्रवृत्ति और इनके अधिक शक्तिशाली होने पर भी लगाम लगाना संभव हो सका। इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण देन है।
एक नई मुद्रा प्रणाली की शुरुआत उसने की। उसने भारत में शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलाए। उसने चांदी का एक नया सिक्का चलाया जिसे टंका कहा जाता था। यह 175 ग्राम का होता था। आज यही टंका या टका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम वर्तमान में टका है और भारत में इस टंका या टका जो कि चांदी का होता था और जिसका वज़न 175 ग्राम होता था। पूर्व वर्षों में RAS प्री के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश के चांदी के टक्के का वज़न कितना होता था, तो 175 ग्राम हमें ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश ने चांदी का एक छोटा सिक्का भी चलाया जिसे जीतल कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा स्थापित की। टकसाल यानी जहाँ सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के ढालने की फैक्ट्री जिसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं। उसमें किस टकसाल में कौन सा सिक्का बना ताकि जाली सिक्कों पर एक प्रकार से अंकुश लगाया जा सके, यह भी उसकी एक महत्वपूर्ण देन थी मुद्रा प्रणाली में। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखने की परंपरा भी स्थापित की। उसने सिक्कों पर शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित करवाए। ये भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा इब्न बतूता भी करता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था और 1340-42 ईस्वी तक जो भारत में रहा। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता वह इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के बारे में लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियाँ लटकी हुई थी। न्याय का प्रार्थी व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत उसकी बात सुनी जाती थी, उसे न्याय प्रदान किया जाता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में लाल वस्त्र जो है वो न्याय का प्रतीक माना जाता था। सुल्तान ने प्रमुख नगरों में न्याय के लिए काजियों की नियुक्ति की। अमीर दाद प्रभावशाली व्यक्तियों को न्याय के अंतर्गत लाने के लिए नियुक्त किए गए। इन काजी व अमीर दाद के निर्णय के विरुद्ध प्रधान काजी की अदालत में अपील हो सकती थी। सुल्तान न्याय की अंतिम अदालत था, यानी उस एक प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं सुल्तान को, वह न्याय का अंतिम स्रोत था। तो एकता व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, न्याय व्यवस्था, ये उसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार थे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से अपने सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से इल्तुतमिश ने सुल्तान पद का मान्यता पत्र प्राप्त किया। खलीफा ने इल्तुतमिश के लिए खिल्लत भेजकर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य और इल्तुतमिश को उसका शासक स्वीकार किया। खलीफा मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु था और राजनीतिक प्रमुख भी, संपूर्ण इस्लामी साम्राज्य का राजनीतिक प्रमुख भी होता था। खिल्लत एक प्रकार से सम्मान की पोशाक को कहा जाता था। सैनिक व्यवस्था, इल्तुतमिश ने केंद्रीय शासन के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण किया, क्योंकि उस युग में सेना ही राज्य शक्ति का आधार थी। सेना के बल पर ही शासन किया जा सकता था। सेना की सुदृढ़ता जरूरी थी। एक स्थायी और शक्तिशाली सेना उस समय की आवश्यकता भी थी। इल्तुतमिश ने सेना की भर्ती
उनके वेतन का भुगतान तथा प्रशासन केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत रखा। सेना के मुख्य अंग घुड़सवार व पैदल सैनिक थे। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी नियुक्त करने की परंपरा स्थापित की। उसने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मगर 1229 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस्लामी शासन में यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वह अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपने वजीर को आदेश दे गया था, और बड़े साहस का काम था यह उस समय। हम इल्तुतमिश का मूल्यांकन करें तो हमें दिखाई देता है, या उसके सारे राज्य विस्तार के कार्य, प्रशासनिक, उसका प्रबंध इत्यादि देखने के बाद हम कुछ बिंदुओं के तहत उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में कह सकते हैं कि वह एक साहसी सैनिक और एक अच्छा सेनापति था। युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व वह स्वयं करता था, खुद लड़ाई में भाग लेता था। अपनी मृत्यु तक 1236 ईस्वी तक बामियान के विरुद्ध उसने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। यह दिगर है कि बीमार हो जाने के कारण वह रास्ते से वापस लौट पड़ा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में। वह एक अच्छा सैनिक था। उसके शासन की शुरुआत ही युद्ध से हुई, जब उसने युद्ध में आराम शाह को हरा करके अपनी योग्यता प्रमाणित की और दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त किया था। इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था। उसने दिल्ली का गौर एवं गजनी से संबंध विच्छेद किया एवं खलीफा से मान्यता लेकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने के बाद मुस्लिम प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती थी, कि धर्मभीरू जनता ये सोचती थी कि उनके धार्मिक प्रमुख ने जब सुल्तान को मान्यता दी है तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना एक प्रकार से धर्मद्रोह करना था। उसने मंगोलों को दिल्ली से दूर रख करके जलालुद्दीन मंगवर्णी को की शरण देने की प्रार्थना को अस्वीकार करके भी अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और शिशु दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के क्रूर आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को बदल दिया, एक प्रकार से वंशानुगत राजतंत्र स्थापित किया। इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने एक के बाद एक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था की स्थापना की। गैर ताजिकों को पदों पर नियुक्त करने का उसने साहस दिखाया और एक शासक वर्ग बनाया उसने। उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी इक्ता व्यवस्था बाद में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का आधार बनी। सैन्य संगठन के क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन सभी कार्यों के कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। इल्तुतमिश न केवल एक अच्छा शासक प्रबंधक था, वरन उसने कई विद्वानों को भी आश्रय दिया। मिन्हाज उस सिराज, मलिक ताजुद्दीन, फखरुल मुल्क ईसामी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी आदि उसके दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान थे। दिल्ली में उसने मदरसा मुइज़ी की स्थापना की ताकि शिक्षा की व्यवस्था हो सके। इल्तुतमिश एक उदार एवं योग्य शासक भी था। जब उल्लेमाओं ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि दिल्ली सल्तनत की सारी प्रजा को या तो इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाए या उसे मौत के घाट उतार दिया जाए,
तब इल्तुतमिश का उत्तर था कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसलमान समुद्र में एक बूंद के समान हैं, यानी केवल मुट्ठी भर है। तो उसने उल्लेमा की इस सलाह को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। उसने स्थापत्य एवं कला को भी संरक्षण दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जिस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था, उस कुतुब मीनार को उसने पूरा करवाया। नागौर में सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में इसने अटारकिन का दरवाज़ा बनाया। दिल्ली में एक मस्जिद बनाई एवं अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी नाम से एक मकबरा भी बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश एक वीर सैनिक, योग्य सेनापति, दूरदर्शी शासक, विद्वानों को आश्रय देता, उदार एवं योग्य शासन प्रबंधक, स्थापत्य एवं कला का संरक्षक था। इन सभी कारणों से उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। जय हिंद।